हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग बोनस पेमेंट, व्हेन शुड द बोनस बी पेड। पूछा गया है कि अगर बोनस पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, और वो फिर डिस्प्यूट जब डिसाइड हो गया है तो वो कितने टाइम पीरियड में पे कर देना चाहिए। तो विद इन 1 मंथ आफ्टर द अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो वो जो डिस्प्यूट है सेक्शन एज पर सेक्शन 19 A, if there is a dispute regarding the payment of bonus, the bonus must be paid within 1 month from the date the award become enforceable. When does the bonus act apply to a public sector establishment? पूछा है पब्लिक सेक्टर की अगर कोई स्टेब्लिशमेंट है ना, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र की कोई है स्टेब्लिशमेंट, तो उस पर ये एक्ट कब अप्लाई होगा। तो इस पर जब एक्ट अप्लाई होगा जब व्हेन 20% और मोर ऑफ इट्स टोटल इनकम कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ जो प्रतिस्पर्धा में जो प्राइवेट सेक्टर से या 20% या उससे ज़्यादा की कुल आय उसकी हुई हो। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में बोला गया है द बोनस एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इफ 20% और मोर ऑफ इट्स टोटल इनकम, की जो टोटल इनकम का 20% या उससे ज़्यादा जो हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करने पर उसके पास अर्न हुआ हो। ठीक है, तो वो बोनस अप्लाई हो जाएगा वहाँ। इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द बोनस, व्हाट कैन एन एम्प्लॉय डू। अब अगर एम्प्लॉयर बोनस नहीं पे कर रहा है तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट फॉर रिकवरी। As per section 21, if an employer fails to pay the bonus, the employee can request the government for recovery. The government will issue a certificate to the collector to recover the due amount as arrear of land revenue. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू करेगी टू द मतलब कलेक्टर को, और वो इस तरीके से रिकवर करेगा जैसे कि लैंड रिवेन्यू जो रिकवर करते अरियर जो होता है लैंड रिवेन्यू का, उसी तरीके से इसको भी वसूल किया जाएगा। हु कैन रिकवर द बोनस अंडर द बोनस एक्ट, तो कौन इसमें रिकवर कर सकता है बोनस एक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसमें रिकवर कर सके एज अ रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू की तरह रिकवर करेगा। तो एज पर सेक्शन 21, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द बोनस, द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रिकवर द अनपेड district collector to recover the unpaid amount as arrear of land revenue based on the employee's request. यहाँ request करना जरूरी है। When can an establishment be exempted from paying the bonus under the bonus act? तो कब उनको मतलब उसको exemption मिल सकती है establishment को कि वो बोनस नहीं पे करें। ठीक है, तो if the establishment is continuously running at loss के केस में बोनस देना नहीं है। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट ने, इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज गवर्नमेंट रन, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है अगर, तो इन सब केस में बोनस पे करने से एग्जम्पशन मिल जाएगी। एज पर सेक्शन 32, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट्स रनिंग एट कंटिन्यूस लॉसेस कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बोनस एक्ट प्रोविजन। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोनस अंडर द बोनस एक्ट, तो 8.33% मिनिमम देना होगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बोला गया है। एवरी एलिजिबल एम्प्लॉय इज एंटाइटल टू रिसीव अ मिनिमम 8.33% बोनस वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है जो भी हो, इस केस में 8.33% देगा। व्हाट इज द मैक्सिमम बोनस दैट कैन बी गिवन अंडर बोनस एक्ट, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो 20% तक दे सकते हैं। सेक्शन 11 में बोला है कि एम्प्लॉयर के पास अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो वो क्या मैक्सिमम बोनस 20% तक दे सकता है, और 8.33% क्या है, मिनिमम है। विद इन व्हाट टाइम पीरियड कैन एन एम्प्लॉय अप्लाई फॉर रिकवरी ऑफ बोनस। ठीक है, बोनस की रिकवरी के लिए टाइम पीरियड क्या है, तो 1 साल के अंतर्गत रिकवरी, अगर एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्यूट है, तो वहाँ 1 साल के अंतर्गत एप्लीकेशन करना होगा उसकी रिकवरी के लिए। As per section 21, an employee must apply for bonus recovery within 1 year from the date the bonus becomes due. जैसे ड्यू हुआ उससे 1 साल के अंतर्गत मतलब रिकवरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
कैन एन एप्लीकेशन फॉर बोनस रिकवरी बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर टाइम लिमिट। हाँ, तो 1 साल के बाद भी क्या एप्लीकेशन किया जा सकता है रिकवरी के लिए? तो हाँ, किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज हो ना, उसको संतुष्ट कर दिया जाए गवर्नमेंट को। यस, इफ इट इज गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज। नेक्स्ट है, हु कैन ऑथराइज टू अप्लाई फॉर बोनस रिकवरी? कौन बोनस रिकवरी के लिए अप्लाई कर सकता है? तो एम्प्लॉय खुद कर सकता है। ठीक है, उसने अगर किसी ऑथराइज पर्सन को, एनी पर्सन ऑथराइज बाय द एम्प्लॉय, किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया है। और लीगल हायर, अगर उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, है ना, एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसका लीगल हायर है, तो ये सब एलिजिबल है बोनस अप्लाई करें। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग है, द एम्प्लॉय एंड ऑथराइज पर्सन और लीगल हायर in case of death can apply for the bonus recovery. To whom is the application for bonus recovery submitted? तो किसको एप्लीकेशन करना होगा? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करना होगा। सेक्शन 21 में बोला गया, इफ एन एम्प्लॉय इज नो लॉन्गर इन एम्प्लॉयमेंट कैन दे अप्लाई फॉर बोनस रिकवरी। अब अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा है तो क्या वो रिकवरी, जो उसका ड्यू अमाउंट था, उसकी रिकवरी के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, तो कर सकता है वो। तो सेक्शन 21 का एक्सप्लेनेशन बोलता है, अ पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड टू बोनस कैन अप्लाई रिकवरी इवन इफ दे आर नो लॉन्गर एम्प्लॉयड, है ना। तो वो अगर एंटाइटल्ड है उसको लेने के लिए तो वो मतलब रिकवर कर सकता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इज द एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड? रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करना है बोनस से रिलेटेड, तो सेक्शन 26 के अंतर्गत बोला है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, every employer is required to maintain registers, records, and other documents in the prescribed format. This ensures transparency and compliance with legal obligations regarding employee wages, bonus, and other employment-related details. ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें होना चाहिए इंफॉर्मेशन। Who has the authority to appoint inspector under the act? अब इस एक्ट कौन अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर जो जांच पड़ताल करेगा इन बोनस से रिलेटेड? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। तो सेक्शन 27 सबसेक्शन 1, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट इंस्पेक्टर एंड डिफाइन देयर जुरिडिक्शन फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद दिस एक्ट। ये कि इस एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उसके लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है और जो उसकी जुरिडिक्शन बता सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट? एक्ट का के जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो कितना जो वो दिया जाएगा पनिशमेंट? तो इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ। 6 महीने तक की जेल या 1000 तक का फाइन या दोनों दिया जा सकता है। Under Section 28, any person who contravenes the provision of this Act or fails to comply with any direction given under it can be punished with imprisonment up to 6 months or fine up to 1000 or both. Next, who is liable for an offence committed by a company under the Act? अगर कंपनी के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है इस एक्ट के तहत तो कौन लाइबल होगा? ठीक है, तो द पर्सन जो इंचार्ज होगा और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज कंडक्ट, और कंपनी के कंडक्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा और इंचार्ज पर्सन जो होगा वो यहाँ उत्तरदायी होगा। अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ कंपनी, the person in charge of and responsible for the company's conduct as well as the company itself shall be liable. company खुद भी liable रहेगी। however, if the person can prove that the offence was committed without their knowledge, they may not be held guilty. हाँ, अगर वो person ये prove कर देता है कि उसकी knowledge में नहीं था ये offence, जब ये ऐसा किया जा रहा था तब अगर prove कर देता है तो फिर वो guilty नहीं होगा। Which court has the jurisdiction to try offence under this act? सेक्ट के अंतर्गत कौन ट्राई जो मतलब कौन सा कोर्ट ये ऑफेंस को ट्राई कर सकता है ना? तो पेंडेंसी मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 30 सब सेक्शन 2, जो प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उनको पावर है कि वो ऑफेंस को ट्राई करेंगे इस एक्ट के तहत। ठीक है, मतलब नॉट लेस, इनसे कम अथॉरिटी नहीं है, इससे हायर अथॉरिटी है वो भी कर सकते हैं।
अंडर विच सेक्शन डज द एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। इस सेक्शन में बोला गया है कि किस कैटेगरी के, कुछ कैटेगरीज दी गई है जो एम्प्लॉयज़ की, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 32 में बोला गया है। तो सेक्शन 32, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन LIC, RBI, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, उन पर लागू नहीं होगा। दिस एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन फॉलो डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि इनके अलग से एक्ट होते हैं इनको गवर्न करने के लिए ना, इनके खुद की रेगुलेटरी होती है, तो यहाँ पे इसलिए इस पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट। तो टू इंश्योर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर इन एडिशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो मतलब ये इसके जो प्रोविज़न है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के एडिशन में है, मतलब वो भी लगेगा, उसके बाद ये भी। सेक्शन 39 के तहत इस अधिनियम का प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम के अतिरिक्त है और उन्हें निष्प्रभावी नहीं करते, मतलब उनको निष्प्रभावी, मतलब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो भी एप्लीकेबल होंगे और उसको वो नहीं करेगा, निष्प्रभावी नहीं करेगा। डेरोगेशन ऑफ द, नॉट इन डेरोगेशन, उसके डेरोगेशन में नहीं, ये एडिशन में है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बोनस सेट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।